हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरे इस चैनल पर जो वीडियोस आती हैं आप उनको एंजॉय करते होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो हो सकता है आपको ना पता हो। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं या इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, तो आप काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, जैसे कि आप किसी लैंड या बिल्डिंग को सेल करते हैं, तो वहां पर आपको इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स पे करना होता है। तो जितना आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनकम जो आपको कैपिटल गेन में हुई है उस पर आपको टैक्स देना है, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए ये समझना जरूरी होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, सेक्शन 50C। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स में इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन में एक सेक्शन आता है जो कि बात करता है सेक्शन 50C में इनकम जो कि आप कमा रहे हैं ऑन द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग दैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपनी लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर देते हैं, सेल करने के बाद इनकम टैक्स में इनकम रिपोर्ट कर देते हैं, बट एक्चुअली में वहां पर क्या अमाउंट रिपोर्ट होना चाहिए था और किस तरह से रिपोर्ट होना चाहिए था, उसकी इग्नोरेंस की वजह से उन्हें बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि आपको सेक्शन 50C, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स में, जो बात करता है सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सेक्शन 50C समझाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करें तो वहां पर किस बात का खास ध्यान रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सीए विकास शर्मा आपके लिए इसी तरह की वीडियोस मेरे इस चैनल पर लेके आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 50C के बारे में। सेक्शन 50C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि जब भी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां पर आपको बेचते समय दो बातों का खास ध्यान रखना होगा। तो सेक्शन 50C को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बताना चाहूंगा जो कि मैं अपने इस डिस्कशन में यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने आएगा एसडीवी, जिसको कि हम कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो एसडीवी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आपको सरकार द्वारा बताई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बताई जाती है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में। एंड व्हेन आई से इमूवेबल प्रॉपर्टी इट मींस लैंड एंड बिल्डिंग या दोनों। तो स्टैंप ड्यूटी एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है और इसको हम सर्कल रेट के नाम से भी जानते हैं। आई थिंक सर्कल रेट बड़ा ही कॉमन नेम है, तो आप सभी सर्कल रेट को अच्छे से समझ पाएंगे। सर्कल रेट ही आपका कहलाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और दूसरा जो यहां पर टर्म आपके सामने आएगा दैट इज द सेल्स कंसिडरेशन, मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उसको कितने में बेचा है। और सेल्स कंसिडरेशन को हम यहां पर नाम देने वाले हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, FVC मींस फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, जो आपको पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है। तो आइए अब समझते हैं सेक्शन 50C कहता क्या है और ये अप्लाई कहां पर होता है। So section 50C applies in the case of transfer of the land or building or both held as a capital asset। आप सभी को मालूम होगा, आप लैंड एंड बिल्डिंग को एज ए कैपिटल एसेट रख सकते हैं। कैपिटल एसेट का मतलब है वो आपके लिए एक नॉर्मल असेट की तरह से है और आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखते हैं, आप उसको रहने के लिए रखते हैं या आप उसे किराए पर देने के लिए रखते हैं, एज द केस में बी। जबकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है दोस्तों, जहां पर लोग लैंड एंड बिल्डिंग को अपने पास रखते हैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड। जैसे कि मैं कह सकता हूं बिल्डर्स हो गए, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने के बाद उन बिल्डिंग्स को बेच देते हैं। उनका बिजनेस होता है बिल्डिंग्स बनाना देन उसको बेच देना। तो अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग रखा हुआ है एज ए स्टॉक इन ट्रेड मींस यू आर डूइंग अ बिजनेस इन दैट, देन आपके ऊपर 50C जो सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। आपके लिए जो सेक्शन बनाया गया है इनकम टैक्स में दैट इज द सेक्शन 43CA। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना लैंड और बिल्डिंग अपने पास एज ए कैपिटल एसेट रखा हुआ है, तो वहां पर उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा सेक्शन 50C। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल 50C की बात करूंगा।
43CA जो कि एप्लीकेबल होता है इन द केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है तो इसके बारे में मैं आपसे किसी और कभी और वीडियो में बात करूंगा। तो आइएगा 50C की लैंग्वेज को समझते हैं। 50C कहता क्या है? सो लॉ सेज if the full value of the consideration for the transfer of land and building or both as the declared by the assessee is less than the stamp duty value of such land or building or both। लॉ कहता है अगर आपका सेल प्राइस कम है आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से, मतलब जितने में आपने प्रॉपर्टी बेची है अगर वो वैल्यू आपकी एसडीवी से कम है, आपने मान लीजिए प्रॉपर्टी 100 रुपए में बेची है और आपकी एसडीवी आती है 120 रुपए, तो लॉ यहां पर यह कहता है कि ऐसे में जब हम आपका कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो वहां पर जो हम फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन लेंगे वो हम 100 नहीं लेंगे, उस केस में हम आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन 120 रुपए लेंगे, क्योंकि हम यहां पर ये मान रहे हैं कि आपने 120 रुपए में अपनी बिल्डिंग या लैंड या इमूवेबल प्रॉपर्टी एज द केस में भी सेल की है। तो ये बड़ा ही क्लियर सा लॉ है। यहां पर अगर आपका सेल प्राइस कम है तो उस केस में आपका एसडीवी कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मेरा सेल प्राइस ज्यादा है एसडीवी से, तो यहां पर लॉ ये कहता है कि फिर हम आपका जो सेल प्राइस होगा, मतलब जितने में आपने वो बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची होगी, एक्चुअली में वो हम आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन ले लेंगे। तो अभी तक की सिचुएशन को एक बार समराइज कर लेते हैं। अगेन, अगर आपका सेल प्राइस कम है तो आपकी एसडीवी कंसीडर की जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपका सेलिंग प्राइस विल बी ट्रीटेड एज द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन। इतनी सी बात कहता है सेक्शन 50C। लेकिन सेक्शन 50C एक बात और भी कहता है जो हमें समझनी जरूरी है, क्योंकि अक्सर यहां पर लोग गलतियां करते हैं। जब वो अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वहां पर वो अपनी आईटीआर में, इनकम टैक्स रिटर्न्स में, डिस्क्लोजर्स में गलत जानकारी दे देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते 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 वो इस चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक बात और समझने वाली है, यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 50C में सच एसडीवी शैल बी डीम्ड टू बी एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका सेल प्राइस कम है आपकी एसडीवी से तो जो आपकी एसडीवी होगी उसे ही हम फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। लेकिन एक कंडीशन है यहां पर जो आपको समझनी है, इफ द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। इसका मतलब लॉ ये कहता है अगर आपकी एसडीवी ज्यादा है, अगर आपकी एसडीवी ज्यादा है 110% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हम आपकी एसडीवी को फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन लेंगे। अदरवाइज आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वही आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन बन जाएगा। मैं इस बात को एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप ये कहते हैं कि मैंने कोई प्रॉपर्टी 100 रुपए में बेची है जबकि उसका एसडीवी है 108 रुपए। तो ऐसे में आप देखिए क्या आपका एसडीवी आपके सेलिंग प्राइस से ज्यादा है? द आंसर इज यस, आपका एसडीवी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है। लेकिन अब आप ये देखिए क्या आपका एसडीवी सेलिंग प्राइस से 110% से ज्यादा है? बट यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप इसका 10% करते हैं तो ये आ जाएगा 10 रुपए, और 100 रुपए में अगर आप 10 रुपए जोड़ेंगे तो इसका मतलब 110 रुपए तक की वैल्यू पर आपको इशू नहीं आएगा, और आपकी एसडीवी कितनी है? 108 रुपए। तो ऐसे में जो आपका सेलिंग प्राइस है 100 रुपए, वही कंसीडर कर लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन इनकम। लेकिन अगर ये डिफरेंस ज्यादा हो जाता है दोस्तों तो उस केस में एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन बन जाएगा। मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ एग्जांपल्स एंड केसेस क्रिएट किए हैं ताकि आपको इस पर बेटर क्लैरिटी मिल सके,
और आप कभी अगर फ्यूचर में अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते में या इनकम टैक्स की कॉम्प्यूटेशन करते समय किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए केस 1 है आपके सामने, यहां पर मैंने लिया है सेल प्राइस 100, एसडीवी ली है 100, दोनों क्योंकि बराबर हैं, अब दोनों बराबर हैं तो कोई झगड़ा ही नहीं है, ऐसे में 100 रुपए मेरा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन बन जाएगा और जो मेरा कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा वो इस 100 रुपए के हिसाब से ही कंप्यूट किया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप केस नंबर 2 देखते हैं तो सेल प्राइस है यहां पर 100 रुपीज, एसडीवी है यहां पर 108 रुपीज, तो यहां पर एसडीवी आपकी ज्यादा हो गई है सेल प्राइस से। लेकिन अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो ये केवल 8 रुपए का फर्क आया है और ये 8 रुपए 10% से कम है। तो अगर मैं 100 का 10% करता हूं तो ये मेरा 10 रुपए आता है। तो क्योंकि ये जो मेरा डिफरेंस निकला है ये इस 10 रुपए से कम है, तो ऐसे में मैं अपने सेल प्राइस को ही फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन ले लूंगा। यहां पर 108 रुपए मेरा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन नहीं बनेगा। आइएगा तीसरे केस को समझते हैं। मेरा तीसरा केस है जहां पर सेल प्राइस है मेरा 100 रुपीज और एसटीवी है मेरी 110 रुपए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 10 रुपए आता है। अब ऐसे में आप इसका जब 10% करते हैं तो वो भी 10 रुपए आता है। अब क्योंकि ये वाला 10 और ये वाला 10 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये वाला अमाउंट इससे एक्सीड नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अगेन मेरा जो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन बनेगा वो 100 रुपए ही बन जाएगा। फोर्थ केस में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। माई सेलिंग प्राइस इज 100 एंड द एसडीवी इज 112। अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 12 रुपए आता है और अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 10 रुपए आता है। अब यहां पर आप देखिए आपका जो डिफरेंस है वो ज्यादा है 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस का 10% 10 रुपए निकाला गया है ये कम है और जबकि आपका जो डिफरेंस है एसडीवी और सेलिंग प्राइस में वो ज्यादा है। तो ऐसे में आपका सेक्शन 50C लग जाएगा और सेक्शन 50C कहता है अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू मोर देन 110% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, कंसीडरेशन है, तो ऐसे में आपकी एसडीवी कंसीडर कर ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। एंड एसडीवी अगर आप भूले नहीं है तो मैं बता दूं सर्कल रेट की बात हो रही है। तो अगर आपका सर्कल रेट 112 रुपए चल रहा है और आपने बेचा 100 रुपए में है, तो ऐसे में जब आपका कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा तो वहां 100 रुपए कंसीडर नहीं किया जाएगा, रादर वहां पर 112 रुपए कंसीडर किया जाएगा जब आपका कैपिटल गेन कंप्यूट करना होगा। तो यहां पर जो आपका सेल प्राइस निकल के आएगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन निकल के आएगी, वो 112 रुपए निकल के आएगी। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड लास्ट केस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जहां पर सेल प्राइस की मैं बात करता हूं तो 100 रुपए है और एसडीवी की अगर मैं बात करता हूं तो 90 रुपए है। इसका मतलब सर्कल रेट कम है और मैंने अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा में बेची है। तो सरकार कहती है अगर सर्कल रेट कम है और आपने अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा में बेची है तो फिर हमें इनकम टैक्स, हमें जो कैपिटल गेन का टैक्स चाहिए वो भी फिर ज्यादा वाले अमाउंट पर ही चाहिए होगा। तो ऐसे में जो आपका फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन लिया जाएगा वो 100 रुपए ही लिया जाएगा, ना कि सर्कल रेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके बेसिस पर आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से सिनेरियो में किस तरह से आपका कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आइए अब इस बात को समराइज कर लेता हूं, आपके लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं जिसके थ्रू आप हमेशा ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कब आपको सर्कल रेट लेना है और कब आपको अपना सेलिंग प्राइस ही फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन लेना है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आपकी जो एसडीवी है या आपका सर्कल रेट है उसमें से आप माइनस करिए अपना सेलिंग प्राइस और डिवाइड कर दीजिए उसे सेलिंग प्राइस से। अगर ये जो डिफरेंस है ये 10% या उसके अंदर है, अगर ये जो डिफरेंस है ये विद इन 10% आता है, विद इन 10% और इक्वल टू 10% अगर आता है तो उस केस में आपको अपना सेलिंग प्राइस लेना है। लेकिन अगर ये डिफरेंस आपका एक्सीड कर जाता है, अगर आप कहते हैं कि नहीं सर ये मेरा डिफरेंस 12% आ गया है, 11% आ गया है,
इवन अगर 10.10% भी आ गया है, 0.1% भी आ गया है, तो ऐसे में आपको दोस्तों लेना पड़ेगा सर्कल रेट या फिर एसडीवी एज ए फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। तो जब आप अपना कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे तो वहां पर आपको सर्कल रेट या एसडीवी लेना पड़ेगा, जबकि अदरवाइज आप अपना सेलिंग प्राइस ही कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न में सर्कल रेट को ध्यान रखे बिना अपनी आईटीआर फाइल कर देते हैं, जिसमें वो बता देते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी इतने की बेची है, जबकि सर्कल रेट वहां पर बहुत ही ज्यादा चल रहा होता है। तो ऐसे में आपको बाद में कोई इश्यू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए पहले से इस बात को समझ लीजिए और जब अपनी आईटीआर फाइल करें तो इस चीज को प्रॉपरली वहां पर टेक केयर करें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों यहां पर एक सवाल और आता है, अक्सर लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि हमने जब अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया था उस दिन की एसडीवी अलग थी, और जब हमने प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट किया था उस दिन की एसडीवी अलग थी, उस दिन का सर्कल रेट अलग था। तो हमें किस दिन का सर्कल रेट कंसीडर करना है जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमें भरनी है? तो यहां पर लॉ सेक्शन 50C इस बात का आंसर भी आपको करता है। सेक्शन 50C ये कहता है कि आप अपने अग्रीमेंट वाले दिन की एसडीवी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपने अग्रीमेंट वाले दिन टोकन मनी अदर देन कैश में दे रखी होगी या ले रखी होगी तो। सो द पॉइंट इज दैट अगर आपने अग्रीमेंट किया है और अग्रीमेंट वाले दिन आपने कोई एडवांस मनी ले ली है या फुल पैसा ले लिया है या कोई टोकन मनी ले ली है, और वो टोकन मनी आपने अदर देन कैश ली है, अदर देन कैश का मतलब कैश के अलावा किसी भी मोड से ले ली है, जैसे कि बैंक से ले ली है, चेक से ले ली है, यूपीआई से ले ली है, भीम से ले ली है, एनईएफटी, आरटीजीएस, कुछ भी अगर आपने ले लिया है, तो जो अग्रीमेंट वाले दिन का सर्कल रेट होगा वो सर्कल रेट कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एग्रीमेंट वाले दिन कुछ भी पैसा नहीं लिया था, या जो मैंने पैसा लिया था वो कैश में लिया था, अदर देन कैश नहीं लिया था, तो उस केस में सरकार कहती है कि एज पर सेक्शन 50C जो आपका ट्रांसफर वाला दिन होगा, जिस दिन आपका ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर्टी का, डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो आपका कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन, और उसे माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। समराइज कर देता हूं इस पॉइंट को फिर से। अगर आपने एग्रीमेंट वाले दिन टोकन मनी ले ली थी इन अदर देन कैश, तो आपका एग्रीमेंट वाले दिन का जो सर्कल रेट होगा वो लिया जाएगा एज ए एसडीवी। और अगर आपने एग्रीमेंट वाले दिन कैश में टोकन मनी ली थी या टोकन मनी ली ही नहीं थी, तो ऐसे में जो ट्रांसफर वाला दिन होगा, जिस दिन आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, मतलब रजिस्ट्री जिस दिन होगी, उस दिन वाले सर्कल रेट को या एसडीवी को कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो जब आप कैपिटल गेन निकालेंगे तो ट्रांसफर वाले दिन का एसडीवी या सर्कल रेट कंसीडर कर लेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी बात समझ आ गई होगी, सेक्शन 50C की क्या इंप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकली कैसे ये काम कर रहा है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई चैलेंज है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करता हूं। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं CA Vikas 04, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लेके आता रहता हूं, जो वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहती हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।